प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 को अच्छे से समझ लिया था। आज हम समझेंगे प्रश्नावली नंबर 3 के बेसिक को। तो देखिए प्रश्नावली 3 का जो नाम है वो है प्रश्नावली 3 का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें अपने पास कुछ चीज़ें हैं जिनको अपन को बहुत अच्छे से समझते हुए जाना है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ में देखो जो बेसिक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और अपने क्या कहते हैं 3.1 में बहुत ज़्यादा काम भी आने वाली है। तो देखो इसमें a1 a2 जो है नॉट इज इक्वल टू b1 b2। अब अपन को ये नहीं पता कि इसमें a1 a2 b1 b2 क्या है, तो यहाँ पे देखना एक सेकेंड। जैसे कि सपोज देन कि अपने सवाल है 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, और हमने सेकंड समीकरण लिख रखी है 4x प्लस 7y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, तो ये जो पहली संख्या 2x जो है यहाँ पे उसको अपन क्या मान लेंगे a1 मान लेंगे। जो 4x है उसको अपन क्या मान लेंगे a2 मान लेंगे। ठीक है, जो 3y है मतलब यहाँ जो 3 है उसको अपन क्या मानेंगे b1 मान लेंगे। और जो यहाँ पे सेकंड संख्या है उसको अपन b2 मान लेंगे। और ये माइनस का जो 6 है उसको c1 और जो सेकंड संख्या है उसको अपन मान लेंगे c2। ठीक है, तो अब यहाँ पे a1 a2 जो है नॉट इक्वल टू b1 b2 कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये सवाल था अपने पास, अब यहाँ पे अपने 2/4 लिख लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x वाली जो संख्या है उसके आगे वाली संख्या क्या दे रखी है 2 दे रखी है। अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं होगी तो अपन उसे 1 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 था यहाँ पे 4 था तो अपन 2/4 लिख लिया। यहाँ पे अगली संख्या दे रखी है b1 और b2 की 3/7 तो अपन ने 3/7 को 3/7 लिख लिया। अब अगर इसको अपन काटते हैं तो कट भी जाएगा 1/2 बार, लेकिन जो 1/2 है वो 3/7 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये दोनों बराबर नहीं हो रहे तो अपन बोल सकते हैं कि इसमें जो कहते हैं a1 a2 है, ये जो a1 a2 है वो बराबर नहीं होगा किसके b1 b2 के। अब ये दोनों आपस में बराबर है ही नहीं, तो अपन बोल सकते हैं कि इसमें ये वाली प्रकृति लगेगी a1 a2 नॉट इज इक्वल टू b1 b2। और इनका जो ग्राफ बनता है वो बनता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब कि एक रेखा दूसरी रेखा को आराम से काटती हुई चली जाती है क्या। ठीक है, इसके बाद इसका जो बीज गणितीय निरूपण होता है वो होता है अद्वितीय हल, मतलब कि इसके जो केवल हल आते हैं वो केवल एक ही हल आता है क्या। ठीक है, अद्वितीय मतलब होता है जिसका दूसरा हल ना हो सके, कहने का मतलब केवल उसका केवल एक ही हल हो गया। ठीक है, आगे संगत असंगत में पूछा है तो बताओ ये संगत होगा असंगत होगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 हो तो वो संगत होता है क्या। ठीक है, उसके बाद में अपने पास सेकंड कंडीशन है कि a1 a2 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। जब भी ऐसी स्थिति आए, कहने मतलब कि जब a1 a2 और b1 b2 दोनों आपस में बराबर रहें और c1 c2 इसमें बराबर नहीं रहे तो उसकी जो ग्राफिक निरूपण होता है वो होता है समांतर रेखाएं। ठीक है, और ऐसी इसका जो बीज गणितीय निरूपण होता है उसमें कोई हल नहीं होता और जो ये स्थिति होती है वो असंगत वाली स्थिति होती है। ठीक है, इसके बाद देखना तीसरी वाली स्थिति जिसमें a1 a2 बराबर b1 b2 के होता है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपस में तीनों ही बराबर होते हैं इसमें, और जो इनकी ग्राफिक निरूपण होता है वो संपाती रेखा होता है। कहने का मतलब ये है कि केवल इसमें हमें एक ही रेखाएं प्राप्त होती है क्या। ठीक है, इसके बाद जिसके हल होते हैं वो अनेक हल होते हैं। इसके बाद इसमें संगत असंगत की स्थिति की बात करें तो इसमें जो स्थिति होती है वो संगत होती है क्या। तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जिसमें a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 रहे और एक जिसमें तीनों ही आपस में बराबर रहे उनमें दोनों में संगत होता है, और जिसमें b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2 रहे उसमें जो उसका हल होगा वो असंगत हल होगा क्या। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है क्योंकि ये चीज़ें अपने पास बहुत ज़्यादा पेपर में काम आने वाली चीज़ें हैं। 3.1 और 3 मतलब स्पेशली 3.1 के क्वेश्चनों में अपन को बीज गणित निरूपण के सवाल भी पूछे गए हैं, संगत असंगत भी पूछे हैं और ग्राफिक निरूपण के ये भी चीज़ें पूछी गई हैं कि बस रेखाएं समांतर रेखाएं क्या होती है, संपाती की होती है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा क्या। ठीक है, इस प्रश्न जब अपन आगे बढ़ जाएंगे तो वहाँ पर अपने पास 3 विधियाँ आएंगी। पहली विधि आएगी अपने पास ग्राफिक विधि। इस ग्राफिक विधि को आलेखी विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर पेपर में अगर ग्राफिक विधि आ जाए या आलेखी विधि जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, वो ग्राफिक विधि और आलेखी विधि दोनों विधियाँ एक ही होती हैं क्या। तो आपको ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझनी है क्या। ठीक है, इसके बाद अपने पास जो सेकंड विधि आएगी इस पेपर मतलब आगे की प्रश्नावली 3.2 में, तो वहाँ पे अपने पास प्रतिस्थापन विधि रहेगी। तो अपन को उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है कि इस विधि में क्या क्या है। तब अपन प्रश्नावली शुरू करेंगे तो अपन इस चीज़ को समझ जाएंगे कि इस विधि में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। उसके बाद अपन जब तीसरी विधि को पढ़ेंगे तो वो विधि है अपने पास विलोपन विधि। विलोपन विधि एक ऐसी विधि है जो अपने क्या कहते हैं प्रश्नावली 5 में भी बड़ी काम आने वाली है और प्रश्नावली 8 के 1-2 सवालों में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होने वाला है। ठीक है, तो अपन जब इस प्रश्नावली का आगे अध्ययन करेंगे तो अपन को इन चीज़ों के बारे में अभी से पता है तो अपन ये आगे जाके बड़ी ही काम आ जाएंगी क्या। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से लर्न करना है। ये इस प्रश्नावली का बहुत अच्छे से तरीके से बेसिक समझा दिया गया है, आपको इसको अच्छे से याद करना है ताकि आगामी प्रश्नावली में उनको कोई दिक्कत ना हो।